Good morning, student. I hope you all are fine. In previous lecture, we have discussed about the Jallianwala Bagh massacre. What is this and what happened in that event? So we have discussed. So let me discuss one new topic of this chapter, that is the Khilafat movement. सो अब आज हम देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट क्या था और इसने किस तरीके से नेशनल मूवमेंट में एक पार्टिसिपेशन दिया था। तो आज हम खिलाफत मूवमेंट को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करें इससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन था और एक कंट्री थी टर्की, जैसे हम आपका जो तुर्की है वो, तो ब्रिटेन उसमें जीत जाता है और टर्की वहाँ पे डिफीटेड कंट्री बनती है। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि टर्की के जो वहाँ के सुल्तान थे, जिन्हें खलीफा कहा जाता था और जिन्हें एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे माना जाता था तुर्की में और पूरी इस्लामिक सोसाइटी में, खलीफा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते थे। हर किसी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि उस खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से हर एक इस्लामिक कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पे भी मुस्लिम पीपल्स थे, उन्होंने खलीफा को प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटेन की अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे और इंडिया में भी यह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो यही आपकी खिलाफत मूवमेंट का आपकी कहा जाए तो एक बेसिक बनती है यहीं से। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि खिलाफत मूवमेंट किस तरीके से इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ, रीज़न क्या थे। इट वॉज अ मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली ब्रदर्स, कि यह एक मूवमेंट था जिसे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों को अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। एग्ज़ाम्स में कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि हु आर नोन एज द अली ब्रदर्स, और उसमें आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं या जस्ट आपको वन वर्ड या वन सेंटेंसेस में आपको आंसर भी देना होता है। तो यू मस्ट हैव टू बी रिमाइंड दिस वन कि अली ब्रदर किसको कहा गया है, मोहम्मद अली और शौकत अली को कहा गया। तो इन्हीं दो ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत मूवमेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसको उन्होंने शुरू किया था बॉम्बे से। तो बॉम्बे में उन्होंने इसको नींव डाली थी और वहीं से उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। द एम ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय टर्की बाय ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में ब्रिटेन ने जो टर्की पे जो इनजस्टिस किया था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए यह मूवमेंट अप्लाई किया गया था। द तुर्किश सुल्तान हैड द टाइटल ऑफ खलीफा, कि जो तुर्किश सुल्तान होते थे उनको खलीफा का टाइटल दिया गया था। द मुस्लिम कंसीडर्ड हिम एज देयर स्पिरिचुअल लीडर, और इस खलीफा को मुस्लिम एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे कंसीडर किया करते थे। तो इसी वजह से उन्होंने खलीफा को एक अपना स्पिरिचुअल लीडर माना था, जिसकी वजह से यह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। गांधी जी saw this as an opportunity to bring Muslim under the umbrella of a unified national movement। अब ये मूवमेंट अली ब्रदर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये ब्रिटेन के अगेंस्ट था और जो कांग्रेस जो स्ट्रगल कर रही थी वह भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ही अगेंस्ट में जा रहा था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया। तो अब यहाँ पे जो भी मूवमेंट चल रहे थे, अभी हमने जो 2-3 सत्याग्रह मूवमेंट कुछ देर प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, वे सब किसके अगेंस्ट थे, इधर ब्रिटेन के अगेंस्ट थे। तो मुस्लिम भी क्या थे, ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, यहाँ पे कांग्रेस भी उनके अगेंस्ट थी। इसलिए महात्मा गांधी ने ये के मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना दोनों को एक साथ लेकर चला जाए। इनमें मुस्लिम सोसाइटी और कांग्रेस दोनों अगर एक साथ मिले तो एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट बन सकता है।
इसलिए उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी माना और यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के लिए इसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना शुरू किया। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. So, जब सत्याग्रह मूवमेंट जो 3 थे, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये 3 मूवमेंट जब सक्सेस हुए थे, फिर रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी मूवमेंट चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो उसी समय महात्मा गांधी के माइंड में था कि क्यों ना हम ये सत्याग्रह मूवमेंट एक पूरे नेशन वाइड पे स्टार्ट किया जाए। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी समय उनके माइंड में आया था। और मुस्लिम को जब उन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट देखा तो उन्होंने उनके साथ लेने की कोशिश की। और इसके लिए उन्होंने कलकत्ता में जो कांग्रेस सेशन हुआ था 1920 में, उसमें उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को कन्विंस कर लिया नॉन कोऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। और दूसरी चीज़ कि इस मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट भी शामिल होगा। मतलब क्या है कि जो नॉन कोऑपरेशन चलेगा उसमें खिलाफत मूवमेंट भी उसके साथ रहेगा। और दूसरी चीज़ स्वराज के लिए जो नॉन कोऑपरेशन चलाया जा रहा है वह भी, दोनों एक साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम देखें मेनी मुस्लिम ज्वाइन दिस मूवमेंट। और इसकी एक बहुत बड़ी सफलता जो थी कि एक मुस्लिम की जो कम्युनिटी थी वह बड़े पैमाने पे इस मूवमेंट में साथ देना शुरू की थी। अब आते हैं कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट करने की कोशिश की, क्या रीजंस थे नॉन कोऑपरेशन को लॉन्च करने की। तो आते हैं देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एडेड टू द मिजरी ऑफ द इंडियन पीपल। हैवी टैक्सेस, हाई प्राइसेस, famines and epidemics made people's life miserable। कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय इंडिया में बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस बनी थी। तो इसके लिए रीजंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से रीजंस थे, किन किन प्रॉब्लम्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडियन ने फेस किया था। तो इसमें हैवी टैक्सेस का आना, हाई प्राइसेस हो जाना, डिफरेंट टाइप्स की एपिडेमिक्स का आना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पीपल्स की लाइफ को मिजरेबल बना रही थी। रॉलेट एक्ट इसमें जब आया तो वह भी पूरी कंट्री में एक बड़ी बिग प्रॉब्लम्स के साथ था। तो रॉलेट एक्ट इनवाइटेड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट थ्रू आउट द कंट्री। रॉलेट एक्ट ने पूरी कंट्री में ब्रिटेन की अगेंस्ट लोगों को खड़ा कर दिया था। जलियांवाला बाग मैस्क्रे एंड द इनजस्टिस डन टू पंजाब मेड इंडियंस एंग्री। साथ ही साथ जलियांवाला बाग मैस्क्रे और पंजाब में चूँकि ये हुआ था तो उनके पीपल्स के साथ जो भी सेंसरशिप लगाए गए थे, लोगों को फ्रीली इधर उधर आने जाने की परमिशन हटा दी गई, तो ये कहा जाए तो मार्शल लॉ पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया गया था पंजाब में उस समय। ये सारी चीज़ें क्या की कि इंडियंस को पूरी तरीके से उनके अगेंस्ट कर दी थी, एकदम एंगरनिश पीपल्स के अंदर हो चुके थे। Muslims became unhappy due to the ill treatment of Turkey. They started Khilafat movement. As I discuss about the Muslims problem, कि मुस्लिम वहाँ के खलीफा को हटा दिया गया, उनको जो खलीफा थे उनको हैंग कर दिया गया था, उनके पद को ख़त्म कर दिया गया। आगे भी इसमें बहुत सारी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मुस्लिम भी अनहैप्पी थे और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट कर रखा था। Many sections of the Indian society suffered considerable economic distress। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो कंडीशन थी, एपिडेमिक्स के आने की वजह से, क्रॉप फेलियर्स की वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पूरी कंट्री में देखने को मिल रही थी। In the towns, workers and artisans, the middle class had been hit by high prices, shortage of food, essential commodities। ये जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था वो किस लेवल पे था कि हाई प्राइसेस, कि जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ थी, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी, उनकी प्राइसेस बहुत
ज़्यादा थी, फूड का शॉर्टेज था, आपके क्रॉप्स वगैरह बार बार फेल हो रही थी, एपिडेमिक्स की हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, फूड्स की शॉर्टेज हो गई, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी उस समय। और दूसरी चीज़ की जो इसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जो हमारी डे टू डे की चीज़ें थी, उनकी भी शॉर्टेज हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पूरी तरीके से इंडिया में फैला हुआ था, जिसने हर एक पीपल्स को अनसेटिस्फाई कर रखा था ब्रिटेन से। द रूरल पुअर एंड peasants were victims of widespread droughts and epidemics. The British were unmindful to these developments. और रूरल की बात किया जाए कि रूरल में क्या था कंडीशन, तो वहाँ पे तो पहली चीज़ ड्रॉट, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा था, क्रॉप फेलियर्स हो रही थी, एपिडेमिक्स हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ की भी कंडीशन बहुत मिजरेबल थी। और जो ब्रिटिश थे वो इसके प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए कोई भी स्टेप नहीं ले रहे थे। इसी वजह से पूरा अनसेटिस्फैक्शन इंडिया में दिखाई पड़ता है। द कांग्रेस सेशन एट नागपुर 1920 एडॉप्टेड गांधी जीज द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। अब यहाँ पे दो सेशन इम्पॉर्टेंट हैं। पहला सेशन जो हमने इस स्लाइड में देखा है, सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन, इसमें नॉन कोऑपरेशन को स्टार्ट करने की बात कही गई थी सितंबर मंथ में 1920। और 1920 में ही दिसंबर 1920 में नागपुर का सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस ने और भी जो उसके लीडर्स थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उन सभी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आइडिया को एक्सेप्ट किया। तो ये दो कांग्रेस सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो ये 1920 का नागपुर का सेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एडॉप्ट कर लिया गया कि नॉन कोऑपरेशन के लिए हम रेडी हैं। इट इज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे या इसको लॉन्च करने के पीछे महात्मा गांधी का ये बेसिक आइडिया था। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने का डिसीजन लिया था। व्हाट वर द आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय गांधी जी इन हिज बुक। गांधी जी की एक बहुत ही फेमस बुक है हिंद स्वराज। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तो फिलहाल ये हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं हिंद स्वराज के बारे में। तो ये हिंद स्वराज 1909 में इनकी बुक लिखी गई थी। इसमें क्या कहा गया है कि महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. Therefore, he started the non-cooperation movement. अब आते हैं कि इस हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने क्या कहा है। इसमें उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में जो एस्टेब्लिश हुआ है, उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न है इंडियंस का कोऑपरेशन। इंडियंस पीपल्स उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रूल हमारे पास अप्लाइड है। महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर इंडियंस आप उनको कोऑपरेट न करें, नॉन कोऑपरेशन की तरफ बढ़ जाएं, तो उनका कहीं ना कहीं हम अपनी स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ द बेसिक आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय महात्मा गांधी in his book Hind Swaraj. What were the stays proposed for the non-cooperation movement? So we will discuss these things next day. Thanks to everyone.